हमारे देश हिंदुस्तान में किसी भी रिश्तों को काफ़ी हद तक महत्व दिया जाता है। इसीलिए लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से दो जिंदगियां हमेशा के लिए एक साथ ख़त्म हो जाती है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कन्नौज और इसी कन्नौज का एक थाना पड़ता है गुरसरायगंज। गुरसरायगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गौरैयापुर और इसी गौरैयापुर गांव का रहने वाला रमेश चंद दोहरे। रमेश चंद की पत्नी का नाम उषा देवी। रमेश चंद की एक ही बेटी है जिसका नाम है संगीता। संगीता जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। रमेश चंद जिसके पास लगभग 2 बीघा ज़मीन है, अपने ही ज़मीन में खेती किसानी का काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 9 अक्टूबर 2019 के सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। दरअसल रमेश चंद के घर के अंदर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। 10 बजे तक भी घर का कोई सदस्य जब बाहर नहीं निकलता है तो रमेश चंद के पड़ोस का रहने वाला राजू गौतम उसके घर के सामने जाता है और रमेश चंद को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन इसके बावजूद भी घर के अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे राजू गौतम को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए राजू इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ रमेश चंद के घर पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल कमरे के अंदर रमेश चंद और उसकी पत्नी उषा देवी के खाट पे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उन दोनों के शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पे एक फावड़े से कई बार वार किया गया था। दरअसल वो फावड़ा भी डेड बॉडी के बगल में ही पड़ा था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान भी जहाँ तहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, जिसे देख करके अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद अपराधियों ने दोनों की हत्या करने के बाद घर का सारा सामान लूट लिया है। लेकिन उस घर के अंदर रमेश चंद की बेटी संगीता कहीं नहीं दिखाई देती है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद अपराधियों ने दोनों की हत्या करने के बाद घर का सारा सामान तो लुटा ही है, साथ ही साथ संगीता का अपहरण भी कर लिया है। जैसे ही ये खबर पूरे गांव के लोगों को मालूम चलता है, पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के ऊपर लोगों का काफ़ी दबाव हो जाता है। लोग पुलिस के ऊपर दबाव देने लगते हैं कि जल्द से जल्द संगीता को ढूंढ कर लाया जाए। इसलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो संगीता का और ना ही अपराधियों का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस अब संगीता के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल के कॉल डिटेल्स के साथ साथ मोबाइल का आखिरी लोकेशन भी निकालती है। तो मालूम चलता है कि संगीता के मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसके घर का ही दिखाई देता है। लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल नंबर का डिटेल्स को जब चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे संगीता पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी परविंदर के नाम पर रजिस्टर्ड है। परविंदर जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल ये परविंदर कोई और नहीं बल्कि संगीता का ही सगा मामा है। परविंदर जो हरदोई ज़िले के कतन्नापुर गांव का रहने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद अब परविंदर ही संगीता के बारे में कुछ बता सकता है। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ परविंदर के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब परविंदर के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि परविंदर भी पिछले रात से अपने घर से गायब है। पुलिस अब रमेश चंद और उसके घर के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ करने के लिए फिर से रमेश चंद के घर पे जाती है और उसके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल परविंदर और संगीता का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब परविंदर और संगीता की हर जगहों पर तलाश करती है। धीरे धीरे लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो संगीता
और ना ही परविंदर का कहीं कुछ पता चलता है। इसीलिए पुलिस परविंदर के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है। पर जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार 2 जनवरी 2020 को परविंदर का मोबाइल ऑन होता है, लेकिन उसका लोकेशन पश्चिम बंगाल के हुगली शहर का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अब परविंदर के पास पहुंचने के लिए एक टीम का गठन करती है और 4 जनवरी 2020 को पुलिस अपने टीम के साथ पश्चिम बंगाल के हुगली शहर के भदेश्वर थाने से जाकर कांटेक्ट करती है। दरअसल परविंदर का लोकेशन इसी भदेश्वर थाने के अंतर्गत RBS रोड के आसपास दिखाई देता है। पुलिस अपने टीम के साथ 4 जनवरी 2020 को RBS रोड पर जाकर के एक झोपड़पट्टी से परविंदर और संगीता दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से रमेश चंद और उसकी पत्नी उषा देवी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। परविंदर और संगीता भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन परविंदर जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का कहीं ना कहीं इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले, जब संगीता की उम्र मात्र 18 साल होती है। संगीता अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसीलिए उसके माता पिता भी उसे बड़ी काफ़ी लाड प्यार करते हैं। इसी लाड प्यार के चक्कर में संगीता अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है। बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास तक पढ़ाई करती है। उसके बाद से अपने माँ के कामों में ही घर में हाथ बटाने लगती है। परविंदर जो अक्सर अपने बहन के घर जाता है, लगभग 10 दिन 15 दिन तक रहता है। जब भी अपने बहन के घर पे जाता है तो अपनी भांजी संगीता से भी खुल कर के बातचीत करता है। पर एक दिन परविंदर जब अपने बहन के घर पे पहुंचता है शाम के वक्त, उस दिन रमेश चंद और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची अपने ही गांव के एक शादी समारोह में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए संगीता काफ़ी सज संवर जाती है। संगीता जैसे ही मेकअप करके परविंदर के सामने आती है, बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। परविंदर जब उस दिन संगीता को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। रमेश चंद अपने पूरे परिवार के साथ रात्रि के वक्त शादी समारोह में तो चला जाता है। परविंदर अपने बहन के ही घर पे सो जाता है, लेकिन उसके आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल परविंदर के आंखों के सामने संगीता ही दिखाई देती है। रात भर संगीता के बारे में ही सोचता है। हालांकि परविंदर को ये मालूम चलता है कि उसके और संगीता के बीच में मामा भांजी का रिश्ता है। न जाने कब परविंदर को नींद आ जाती है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों में लगे हैं। संगीता भी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। परविंदर जब उठता है तो सीधे संगीता के सामने जाता है और उसके तरफ बड़ी ही अजीब निगाहों से देखता है। संगीता जब इस तरह की नज़ारा देखती है, हंसते हुए अपने मामा से पूछती है कि मामा, तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो। इस पे परविंदर कहता है कि संगीता, तुम बेहद ही खूबसूरत हो। जैसे इस तरह की बात कहता है, संगीता हंसते हुए अपने मामा से कहती है कि मामा, ये बात मुझे पहले से ही मालूम है। दरअसल गांव का हर व्यक्ति कहता है कि मैं काफ़ी खूबसूरत हूँ और आपको आज मालूम चला। इस पे परविंदर संगीता से कहता है कि नहीं संगीता, मुझे आज नहीं, कल शाम को मालूम चला। कल जब तुम मेकअप करके तैयार हुई थी, वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद से परविंदर अब संगीता के अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। बार बार जब उसके तरफ अजीब निगाहों से देखता है तो उसे देख संगीता को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसका मामा उसे पसंद करने लगता है। आखिरकार एक दिन परविंदर अपनी दिल की बात संगीता से कह ही देता है। जैसे ही अपनी दिल की बात संगीता से कहता है, इधर संगीता भी कहीं ना कहीं परविंदर को पसंद करने लगी थी। संगीता भी परविंदर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से परविंदर और संगीता के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि दोनों अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करने लगते हैं। आखिरकार वो समय भी आता है जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन दोनों की मुलाकात कहीं और नहीं बल्कि संगीता के घर में ही होता है। संगीता के माता पिता रात्रि के वक्त जब खाना खा करके सो जाते हैं, परविंदर भी जब सोने के लिए छत पे जाता है, संगीता रात्रि के वक्त परविंदर से मिलने के लिए छत पे ही चली जाती है। यह सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। एक दिन संगीता जब परविंदर से रात्रि के वक्त मिलने के लिए छत पर जाती है, करीब 12 बजे के आसपास उसकी माँ उषा देवी की नींद खुल जाती है। उषा देवी जब बाथरूम के लिए जाती है, छत पे उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है।
उषा देवी जब छत पे जाती है, दोनों को ही आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। उषा जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उषा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई करती है, साथ ही साथ अपने भाई को भी अच्छा खासा क्लास लगाती है। लेकिन परविंदर उसी वक्त ही अपनी बहन का पैर पकड़ लेता है और रोते हुए अपनी बहन से कहता है कि दीदी, एक आखिरी गलती समझकर हम दोनों को माफ़ कर दीजिए, आइंदा से हम दोनों ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उषा के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है। उषा को भी लगता है कि अगर ये बातें आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलेगा, वो समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगी। ना चाहते हुए भी उषा दोनों को माफ़ कर देती है। उसके बाद परविंदर जब अपने घर आता है, लगभग 3 महीने तक अपने बहन के घर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी संगीता से फ़ोन के ज़रिए बातचीत करते रहता है। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी संगीता के पिता को मालूम चलता है, वो भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब संगीता की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है। इस बात की जानकारी इधर संगीता को जब मालूम चलता है, वो एकदम से डर जाती है। परविंदर के नंबर पे फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश कर रहे हैं। याद रखना, मैं किसी और से किसी कीमत पे शादी नहीं करूँगी। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगी, और अगर इन लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने की कोशिश किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो। जैसे इस तरह की बातें परविंदर से कहती है, परविंदर उसे समझाते हुए कहता है, तुम घबराओ मत। संगीता को तसल्ली तो दे देता है, लेकिन परविंदर के सामने भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। परविंदर ये जानता है कि उसका जीजा किसी भी कीमत पे संगीता से उसकी शादी नहीं होने देगा। इसलिए परविंदर एक दिन संगीता के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संगीता उसे कहती है कि हमारी शादी इस तरीके से किसी कीमत पे नहीं होगी। दरअसल मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। संगीता जब घर छोड़ने की बात कहती है, परविंदर उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा हम किसी कीमत पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ने घर छोड़ दिया, तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे, जिसकी वजह से तुम तो अपने माता पिता के पास चली जाओगी, लेकिन मुझे जेल हो जाएगा। और अगर मैं जेल चला गया तो उसके बाद तुम्हारे माता पिता कैसे भी समझा बुझा कर तुम्हारी शादी किसी और से करा देंगे। परविंदर जब इस तरह की बातें संगीता से कहता है तो संगीता को भी लगता है कि शायद परविंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसीलिए परविंदर अब संगीता से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। संगीता परविंदर के प्यार में इस कदर से अंधी हो चुकी थी कि उसका साथ देने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए तैयार थी। परविंदर संगीता से कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर तुम्हारे माता पिता को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद से तुम्हारे घर की जितनी भी संपत्ति है अपने साथ लेकर के किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहीं पे जाकर बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इधर पुलिस को जब दोनों का डेड बॉडी मिलेगा, सबको यही लगेगा कि शायद लुटेरे ने तुम्हारे माता पिता की हत्या करके तुम्हारी अपहरण कर लिया है। जैसे ही अपनी प्लान के बारे में संगीता से बताता है, संगीता भी परविंदर का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर इसी प्लान के तहत 8 अक्टूबर 2019 को सुबह सुबह परविंदर फिर से संगीता के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि हम अपना प्लान का अंजाम आज ही देंगे। तुम अपना सारा सामान तैयार करके रखना, रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर पे पहुंचूंगा। जैसे इस तरह की बातें संगीता से कहता है, 8 अक्टूबर 2019 को संगीता शाम के वक्त जल्दी ही खाना बना देती है और अपने माता पिता को खाना खिलाकर सुला देती है और फिर परविंदर का इंतज़ार करने लगती है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास परविंदर संगीता के घर पे पहुंचता है। संगीता परविंदर को अपने घर के अंदर ले लेती है, लेकिन परविंदर जब घर के अंदर एंट्री करता है, पहले संगीता के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। संगीता भी उसका विरोध नहीं करती है, इसीलिए पहले दोनों कमरे में जाते हैं और जाकर के संबंध बनाने लगते हैं। पर जैसे ही दोनों इस हालत में होते हैं, इधर उषा देवी की नींद खुल जाती है। उषा देवी जैसे ही उठती है, संगीता के कमरे से उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। उषा देवी जैसे ही संगीता के कमरे में पहुंचती है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, संगीता के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हाथ उठाने की कोशिश करती है, परविंदर उषा का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद से दोनों मिल करके उषा को चारपाई पर लेटाकर
उसका हाथ पैर बांध देते हैं। उसके बाद से दोनों रमेश चंद के कमरे में जाते हैं। रमेश चंद भी गहरी नींद में खाट पे सो रहा था। सोते वक्त ही रमेश चंद के भी हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद से संगीता अपने घर में से एक फावड़ा उठा कर लाती है और उसी फावड़ा से अपनी माँ के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देती है, जिसकी वजह से उषा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से परविंदर उसी फावड़े को लेकर रमेश चंद के कमरे में जाता है और रमेश चंद के ऊपर भी एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से रमेश चंद की भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। उसके बाद से ये दोनों घर का सारा सामान निकालते हैं, सूटकेस खोल करके उसमें से ज्वेलरी कुछ कैश लेते हैं और उसी रात को घर से निकल करके सीधे कानपुर रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मुंबई शहर चले जाते हैं। मुंबई शहर में पहुँचने के बाद एक दिन वहाँ पे ठहरते हैं और अगले दिन वहाँ से चलकर पश्चिम बंगाल के हुगली शहर में पहुँच जाते हैं। हुगली शहर में पहुँचने के बाद इसी RBS रोड के एक झोपड़पट्टी में जाकर एक किराए का कमरा लेकर रहने लगते हैं। इधर परविंदर और संगीता दोनों अपना मोबाइल भी बंद रखते हैं। यहीं पर रहकर दोनों मजदूरी का काम करते हैं और बड़ी आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर जैसे ही 3 महीने का समय गुजरता है, नया साल आता है। 1 जनवरी 2020 को परविंदर अपने ही एक मजदूर दोस्त से सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद लेता है। 2 जनवरी को उस मोबाइल में जैसे ही अपना सिम डालता है, उसका मोबाइल जब ऑन होता है, लोकेशन पुलिस को मिल जाता है। वाकई में परविंदर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस परविंदर के ही तहरीर पे दोनों को अपने कस्टडी में लेकर 8 जनवरी 2020 को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।